मैं हक्का बक्का सा यूं ही अपनी जगह पर जमा बैठा रहा और कुछ ही देर में पुलिस वाले मेरे सर पर पहुंच गए। इनमें से एक ने लपक कर मेरी कलाई मजबूती से थाम ली। अकब से चंद और हवालदार भी नमूदार हो गए और फिर उनमें से एक गरजा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ साहिल पे क्या कर रहे हो? मैं अब्दुल्ला हूँ, सामने वाली छोटी पहाड़ी पर वाक़ मस्जिद में रहता हूँ। एक सिपाही मेरे हाथ को जोर से झटका देकर बोला, ये झूठ बोल रहा है साहब। लाश के करीब जो कदमों के निशान हैं वो सीधे यहाँ आकर ख़त्म होते हैं। यही इस लड़की का कातिल है। मेरे जहन में झमाके से होने लगे, ये लोग किस लड़की की लाश का जिक्र कर रहे थे और मेरे कदमों के निशान वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सब क्या हो रहा था? कुछ ही देर में सारी बस्ती साहिल के गिर्द जमा हो चुकी थी। अफसर के हुक्म पर मुझे हथकड़ी पहना दी गई और फिर तकरीबन घसीटते हुए जाए वकू तक ले जाया गया। कुछ पुलिस वाले जमीन पर चूने से एक दायरा लगाए खड़े थे। दरमियान में सफेद चादर के नीचे एक आड़ा तिरछा जिस्म पड़ा हुआ था। चादर के नीचे भी जिस जिस्म के जावियों के मुतवाजी सफेद चूने की लकीरें झांक रही थीं। दफतन जोर के हवा के झोंके से जिस्म के चेहरे से चादर हट गई। 23-24 साल की एक मासूम सी लड़की आंखें खोले पड़ी थी। चेहरे पर चंद गहरी खराशों के अलावा और कोई ऐसी निशानी नहीं थी कि जिसे देखकर कोई ये अंदाजा लगा सके कि वो अपनी सांसें हार चुकी है। इस वक्त भी वो इतने करीब से भी गहरी नींद में सोई हुई लग रही थी, जैसे अभी पट से आंखें खोल देगी। मैं अभी तक पूरी तरह अपने हवासों में नहीं था। चंद लम्हों बाद ही सामने से मुर्तज़ा साहब और सुल्तान बाबा परेशानी के आलम में लंबे लंबे डग भरते आते दिखाई दिए। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ देखकर सुल्तान बाबा को जैसे कुछ होने लगा। वो लपक कर मेरे करीब आए और मेरे हाथ टटोल कर कहने लगे, ये हथकड़ियाँ कैसे अब्दुल्ला मियाँ? ये सब क्या माजरा है? इतने में एक सरकारी जीप साहिल पर नमूदार हुई और सारे पुलिस वाले होशियार और मुअद्दिब हो गए। इन्होंने जल्दी से लोगों को इधर उधर हटाया। ए हटो, एक तरफ हो जाओ, एसपी साहब आ रहे हैं। एसपी साहब के करीब आते ही पुलिस वालों ने खटाखट सल्यूट किए। अफसर ने जवाबन सर हिलाया और मेरी तरफ चला आया और गौर से मेरी जानिब देखकर बोला, तो ये है वो लड़का। सुल्तान बाबा ने खंकार कर एसपी को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। क्या किया है अब्दुल्ला ने? आपने इसे हथकड़ियाँ क्यों लगा रखी हैं? अफसर ने गौर से सुल्तान बाबा को देखा। ये आपका बेटा है? बेटे से कुछ बढ़कर ही है मियाँ, रिश्ते सिर्फ खून ही के तो नहीं होते। एसपी ने गौर से बाबा को देखा। खूब, और आप कौन हैं? हम दोनों ही मुसाफिर हैं एक रास्ते के। फ़िलहाल चंद दिन के लिए पहाड़ी टीले की ऊपर वाली मस्जिद में बसेरा है, फिर आगे बढ़ जाएंगे मियाँ। अफसर ने गहरी सांस ली। लेकिन फ़िलहाल शायद ऐसा मुमकिन ना हो। इस लड़के पर खून का शक है हमें। बज़ाहिर दिखाई देने वाले तमाम शवाहिद भी इसके खिलाफ जाते हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आप मेरी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना बता दें कि आपके बयान के मुताबिक अगर आप लोग ऊपर वाली मस्जिद के हुजरे में मुकीम हैं, तो फिर ये लड़का इतनी सुबह सवेरे यहाँ साहिल पे क्या कर रहा था? सुल्तान बाबा ने सांस लिया। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं रात को अब्दुल्ला को हिजरे में सोता छोड़ गया था। एसपी ने चौंक कर सुल्तान बाबा को देखा। मुझे खुशी है कि आपने इस मुश्किल मरहले में भी सच का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन आपका सच अब्दुल्ला को हमारी नज़र में मज़ीद मशकूक बनाता है। बेहतर होगा आप किसी अच्छे वकील से रब्ता कर लें। पुलिस ने अपने कारिंदे को इशारा किया और वो लोगों के दरमियान से मुझे धकेलते हुए पुलिस की जीप की तरफ बढ़े। मुर्तज़ा साहब इतने परेशान थे कि उनसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। मैंने चलते हुए पलट कर सुल्तान बाबा को कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे सारे लफ्ज़ न जाने कहाँ खो चुके थे। भीड़ में खड़े मुर्तज़ा साहब की नज़रें मुझसे मिलीं और मुझे लगा कि उनके अंदर जाने कितने तूफ़ान उमड़ रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वालों से कुछ बोल नहीं पाए। जीप में बैठे हुए मेरी नज़र आखिरी बार उस मासूम चेहरे पर पड़ी जिसके दाग अपने माथे पर सजाए मैं पुलिस के घेरे में एक अनजाने सफ़र पर रवाना हो रहा था। क्या मेरा जुनून अपनी आखिरी हदें भी पार करने को था?
बस्ती वाले आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे। रेत उड़ाती जीप साहिल से दूर होती गई और कुछ ही देर में सारा मंजर धुंधला गया। तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद एक खस्ता हाल से पुरानी इमारत नजर आई, जिसमें बरसों पहले किया गया रंग जगह जगह से उड़ चुका था। इमारत के गेट पर पुराने से टीन का एक जंग आलूदा बोर्ड झूल रहा था, जिसके लफ्ज बगौर देखने पर भी मुश्किल नजर आते थे। मैं सिर्फ इतना ही पढ़ पाया, पुलिस थाना तहसील माही। और तब जीप थाने के फाटक से अंदर होती गई। एसपी के वकू पर पहुंचने से पहले जिस थानेदार से बात की थी वो यहाँ का एसएचओ था। मुझे थानेदार के कमरे में ले जाकर दीवार के करीब रहने को कहा गया। पता चला कि एसपी साहब हेड क्वार्टर यानी शहर वाले दफ्तर में बैठे हैं और यहाँ सिर्फ इस इत्तला पर पहुँचे हैं क्योंकि मरने वाली शायद खुद बहुत अहम थी या फिर उसका ताल्लुक शहर के बहुत अहम लोगों से था, वरना आम हालात में ऐसे मुकदमात खुद थानेदार ही निपटा दिया करते थे। अजीब बात ये थी कि मैं इस वाक़े के दौरान ज़हनी तौर पर बिल्कुल सुन्न और यूं बेफिक्र और लाताल्लुक सा था। पुलिस कत्ल के इल्ज़ाम में किसी बेगाने को पकड़ लाई है और मैं किसी फिल्म के पर्दे पे ये सब मनाजिर देख रहा हूँ। कुछ ही देर में एसपी साहब भी कमरे में आ गए और थानेदार और चंद मुअद्दिब हवलदार उनके आसपास अकड़ कर खड़े हो गए। मैंने पहली बार एसपी के सीने पर लगी छोटी सी नाम की तख्ती पढ़ी। उनका नाम रहमान था। एसपी ने मेज़ पर पड़ी सिगरेट की डिबिया में से एक सिगरेट निकाला और होठों में दाबकर माचिस के लिए नज़र दौड़ाई। थानेदार ने जल्दी से बढ़कर सिगरेट सुलगा दिया। उन्होंने एक ज़ोरदार कश लेकर धुएं का मरगोला हवा में बिखेरा और धुएं की इस नेलगू चादर से परे अपनी घूरती निगाहें मुझ पर गाड़ दी। तो अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा, इससे पहले कहाँ रहते थे? मैंने मुख्तसरन इन्हें तफसील बताई। कितना पढ़े लिखे हो? मेरा मतलब है मदरसे की कौन सी सनद तक पढ़ा है तुमने अब तक? जी, मदरसे की कोई सनद तो नहीं है मेरे पास, अभी कच्चा तालिबे इल्म हूँ। मेरा जवाब सुनकर इन्हें ज़रा हैरत हुई क्योंकि शायद मेरी साफ गुफ्तगू से वो मुझे दीन का बहुत पुराना तालिबे इल्म समझ बैठे थे। अच्छा ये बताओ, तुम रात को साहिल पर क्या करने गए थे? जिस लड़की की लाश के पास तुम्हारे कदमों के निशान मिले हैं, तुमने उसे पहली बार कब देखा था? मैंने पहली बार उसे आज सुबह ही देखा है, जब चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे से कपड़ा हट गया। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं रात अपने हुजरे से साहिल तक कैसे पहुंचा और मेरे कदमों के निशान रेत पर कैसे रह गए। थानेदार से सब्र नहीं हो सका और वो कड़क कर बोला, क्यों? क्या तुमको नींद में चलने की आदत है? सीधी तरह बताते हो या फिर? एसपी ने हाथ उठाकर थानेदार को चुप रहने का इशारा किया, फिर खुद धुएं को फिजा में बिखेरते हुए कहा, देखो, मैं अभी तक रिवायती पुलिस वाले हरबों से खुद को रोक रखा था। दरअसल मुझे लड़की के पोस्टमार्टम का इंतज़ार है। शाम तक शहर से रिपोर्ट आ जाए तो मैं किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई फैसला करूंगा। तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमसे ताउन करो। बाद में अगर मुझे ये पता चला कि तुमने कोई गलत बयानी की है तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। मैंने अब तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मुस्तकबिल में मेरा ऐसा कोई इरादा है। आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो भी मैं आपके इख्तियार में हूँ। जो सज़ा मुकर्रर होगी मुझे कबूल है। रहमान साहब कुछ देर तक मेरी आंखों में न जाने क्या तलाश करते रहे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल पुलिस वाले की नज़र किस कदर गहरी और कितनी चुभती हुई होती है। तभी तो इन्हें आंखों के रास्ते रूह में झांक लेने का फ़न आता है। इतने में एक सिपाही ने आकर बताया कि बस्ती के चंद बुजुर्ग और हकीम साहब उनसे मिलना चाहते हैं। एसपी ने इन्हें दूसरे कमरे में बिठाने को कहा और मुझे वहीं खड़ा रहने का हुक्म देकर दूसरे कमरे में चले गए। सिर्फ एक सिपाही को मेरी निगरानी पर मामूर रहने दिया गया। अलबत्ता मेरे हाथ अब भी हथकड़ी से बंधे हुए थे। खड़े खड़े मेरे पाँव शल होने लगे। जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई। फिर अचानक वही लावा मेरे खून में फूटा और मेरी नसों में चिंगारियां भर गया। सिपाही ने पहले हैरत से मेरी फूलती सांसों और बिगड़ती हालत को और फिर मुझे डोलते देखकर वो बाहर की जानिब भागा।
مجھے یوں لگا کہ سامنے والی پیلی دیوار پر کچھ عجیب سی انفریت نما سائے ابھر کر میری جانب بڑھ رہے ہوں، اور پھر چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو حکیم صاحب دھیرے دھیرے میرے گال تھپ تھپا رہے تھے۔ میں اس وقت حوالات کے سنگی سیل نما چبوترے پر لیٹا ہوا تھا، اور میرے آس پاس سلطان بابا کے علاوہ ایک اور ایس پی صاحب بھی موجود تھے۔ حوالات کے چھوٹے سے روشن دان سے اندر آئی دھوپ کے زاویے اور رنگت سے پتہ چل رہا تھا کہ سورج ڈھلنے کو ہے۔ گویا میری زندگی سے پھر چند گھنٹے کچھ اس طرح سے نکل گئے تھے کہ مجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ سلطان بابا نے مجھے بتایا تھا کہ روز قیامت جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں یوں لگے گا جیسے ہم صرف 2 گھڑی کی زندگی بتا کر آخرت تک پہنچے ہیں۔ پچھلے چند دن سے میری زندگی کے کئی طویل گھنٹے بھی یوں ہی 2 پل کی طرح میری بے ہوشی کے دوران بیت جاتے تھے۔ جب میں دوبارہ حواس میں آتا تو مجھے بالکل اسی طرح محسوس ہوتا جیسے میں نے ابھی 2 پل کے لیے آنکھیں ہی موندی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں اٹھ بیٹھا، بہتر ہوں، بس سر میں شدید درد ہے۔ تمہارا بلڈ پریشر انتہائی خطرناک حد تک بلند ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر سمجھتے ہو؟ فشار خون کا دباؤ۔ جی سمجھ گیا۔ رحمان صاحب غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سگریٹ حسب معمول ان کی انگلیوں کے درمیان سلگ کر راکھ ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ بیماری کب سے ہے؟ میں نے حیرت سے سلطان بابا کی طرف دیکھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس بیماری کا ذکر کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میری نبض تھامی۔ ٹیٹنس کا علاج تو بر وقت ہوا لگتا ہے، ٹیکوں کے نشان تو ابھی تک واضح ہیں۔ خدا کرے کہ خدشات کے مطابق ریبیز کا کیس نہ ہو، لیکن علامات تو سبھی موجود ہیں۔ حکیم صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جناب یہ جنون کا قصہ ہے، میرا مطلب ہے ہماری طب کی زبان میں اسے سگ بھی کہتے ہیں۔ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، کسی نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اسے ہیولے دکھائی دینے لگتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس کی یادداشت کی سلیٹ مٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو حکیم کی یہ فلزانہ تقریر شاید کچھ پسند نہیں آئی۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولا، ہاں یہی ساری علامات ہیں ریبیز کی بھی، لیکن میں نے آج تک ریبیز کو زندہ بچتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ نوجوان تو کئی دن گزر جانے کے باوجود چل پھر رہا ہے۔ بحث طول پکڑنے لگی تو ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی۔ انہوں نے سخت لہجے میں دونوں کو تنبیہ کی کہ میرے خون کے نمونے شہر کی لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں، فیصلہ رپورٹ آنے ہی پہ کوئی رائے دی جا سکتی ہے، فی الحال اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاید طب میں اس حالت کو ایلوپیتھی ٹرین کی 2 ایسی پٹریاں ہیں، طب اور ایلوپیتھی ٹرین کی 2 ایسی پٹریاں ہیں جو ساری عمر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور جن کی منزل ایک ہوتی ہے لیکن وہ کبھی مل نہیں پاتی۔ سلطان بابا اس سارے عرصے میں چپ چاپ بیٹھے مجھے دیکھتے رہے۔ حوالات میں اندھیرا ہونے لگا تو ایک سنتری نے بیرونی طاق میں رکھا دیا جلا دیا جو سلاخوں سے پرے اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کی روشنی تو حوالات تک پہنچ رہی تھی لیکن وہ قیدی کی دست برد سے پرے رہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں باقی لوگ باہر نکل گئے اور صرف میں اور سلاخوں کے پار بیٹھے سلطان بابا حوالات میں باقی رہ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ان کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی تھی، یہ کیسا مقدر لکھوا کر لائے ہو میاں؟ کبھی کبھی تو میں خود بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی مستقل جنون ہی تمہاری تقدیر نہ ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ دیوانے سے کوئی پرسش نہیں، تو پھر دیوانگی تو نعمت ہوئی نا۔ آپ کی فرزانگی کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی۔ بس یہ دعا کریں کہ میری یہ دیوانگی، یہ جنون کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ اتنے میں سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ قیدی کو باقاعدہ لاک اپ میں بند کرنے کا حکم ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا ملاقات ختم کی جائے۔ کچھ ہی دیر میں اس خستہ حوالات کی سلاخوں پر بڑا سا لوہے کا تالا ڈال کر دروازے کو مقفل کر کے اس کا لاک اپ بنا دیا گیا۔ سلطان بابا کو میں نے بمشکل بستی واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ وہیں تھانے کے پاس رات گزارنے کی دھن میں تھے۔ ایس پی صاحب کی مہربانی سے مجھے وہ کھانا کھانے کی وہ اجازت دے دی گئی جو مرتضیٰ صاحب اپنے گھر سے بنا کر لائے تھے۔ تھانے دار نے مجھے بتایا کہ رحمان صاحب واپس جا چکے ہیں اور اب وہ صبح واپس آئیں گے۔
और कल सुबह ही मुझे रिमांड के लिए बाकायदा किसी अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। थाने में अब बाकायदा मुझे मरीज समझ लिया गया था, लिहाजा अमले का रवैया सुबह से काफ़ी बेहतर था। कुछ ही देर में सिर्फ रात की ड्यूटी वाले 3-4 सिपाही थाने में बाकी रह गए और इमारत सुनसान हो गई। बस मैं, मेरा जुनू और ये तारीख कफस बाकी रह गए। किससे गिला करता कि जुनू का तो वास्ता ही सदा से कफस से था। मैं तो वो अजीब दीवाना था जो नासा को अपने नाखून बढ़ जाने की दुहाई भी नहीं दे सकता था। मैंने वहीं बैठे बैठे दीवार के साथ टेक लगा ली और सुबह से हुए अब तक के वाक़यात का असर नौ जायज़ा लेने लगा। अब तक कड़ियाँ कुछ यूँ जुड़ती थीं कि कालगढ़ के बेज़बान दुश्मनों का जहर मेरे खून में शामिल होकर इसे भी जहरीला कर चुका था और अब मेरे अंदर अपने भेड़ियों की दरिंदगी और वहशत खून बनकर दौड़ती थी, जो मुझे दिन के किसी भी लम्हे में खुद से बेगाना कर सकती थी। पहली रात फजर के बाद मुझ पर जुनू का पहला तवील दौरा पड़ा, लेकिन इस दौरान खुशकिस्मती से मैं हुजरे में सुल्तान बाबा के सामने ही मौजूद था, लिहाजा फ़ौरन हकीम साहब को बुलवा लिया गया और हकीम की दवा मेरे हलक में टपकाई गई। दवा ने शायद मेरा कुछ भरम रख लिया, लेकिन दूसरी रात मेरा जुनू मुझे घसीट कर मस्जिद से बाहर ले आया। न जाने वो मासूम कौन थी जो साहिल पर लाश की सूरत में मौजूद थी, और कौन जाने कि वाकई वो मेरे ही हाथों इस हाल को पहुंची हो, क्योंकि मुझे ना तो कुछ याद रहता था और ना ही ऐसी हालत में मुझे अपने ऊपर काबू होता। लेकिन वो कौन थी? चेहरे और लिबास से तो पढ़ी लिखी और किसी बड़े घर की दिखाई दे रही थी, फिर इतनी रात को इस वीराने में क्या करने आई थी? और अगर मैंने ही उसकी जान ली थी तो क्या वो तन्हा आई थी? न जाने ऐसे कितने सवालों के सपोलिए थे जो मुझे रात भर डसते रहे। रात पल पल करके सरकती रही और खुले रोशनदान से रेत के जर्रे उड़ उड़ कर मेरे चेहरे पर और सर पर गलपाशी करते रहे। हाँ, सच है, दीवानों के लिए तो खाक भी गुल जैसी होती है, और जो जिस कदर खाक आलूद हो उतना ही गुलजाद होता है। फजर के बाद एक संतरी छोटी सी चैनक में चाय और सिल्वर की एक छोटी सी गिलासी लिए नमूदार हुआ। ले भाई मौलवी, चाय पी ले। भाई, मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये खून तेरे हाथों हुआ है, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि तुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और इसी दौरे के दौरान तूने इस लड़की की जान ले ली। अब अल्लाह जाने क्या सच है। मैंने संतरी से पूछा, वो लड़की कौन थी जिसके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर है? संतरी, जो खुद भी मेरे सामने सलाखों के पार स्टूल पर जा बैठा, 2 सरमी गिलासें लेकर बैठ चुका था, उसने अपना माथा मसला। क्या भला सा नाम था उस बेचारी का? हाँ, लैला, यही नाम था। सुना है किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी और उसी के मालिक रेहान की मंगेतर भी थी। वैसे रेहान का नाम यहाँ सभी जानते हैं, इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा रईस है। वहाँ शहर में इसकी 20 फैक्ट्रियाँ हैं और वो खुद भी शहर में अपने महल नुमा बंगले में रहता है। गवर्नर और वज़रा इसके यहाँ शाम की चाय पर दावत में मिलना अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। तभी तो हमारे एसपी साहब भी इतना मिलते ही दौड़े चले आए। इस लड़की के कत्ल ने न जाने कितनों की नींदें उड़ा दी हैं। मैंने संतरी को टटोला, लेकिन वो शहर से इतनी दूर इस वीराने में क्या करने आई थीं? वो भी तन्हा? पता नहीं। सुना है उस लड़की की रेहान साहब से शादी में तो बस 3 दिन ही बाकी रह गए थे। वैसे भी बस्ती के लोगों ने पहले भी उन दोनों को साहिल पर घूमते देखा था। शायद शोर शराबे और रश से घबरा कर चले आए हों। संतरी की बात सुनते ही मेरे जहन में अशरफ की बात गूंजी। उसने भी तो किसी मेम साहिबा और साहब का जिक्र किया था जो वहाँ आते जाते रहते थे और जिसने नन्हे अशरफ को पतंग भी उड़ाने के लिए दी थी। कहीं ये वही साहिबा और साहब तो नहीं? संतरी ने बात जारी रखी। वैसे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कल शाम ही ये पता चल गया था कि लड़की की मौत बुलंदी से नीचे गिरने से हुई है, लेकिन उसके गले पर भी खराशें हैं जिनसे पता चलता है कि ऊपर पहाड़ी पर किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की और शायद इसी धींगा मस्ती में वो नीचे गिर गई, उसे धक्का दे दिया गया। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। शायद इस बेचारी ने अपनी सुहाग की मेहंदी अपने हाथों में रचाने के लिए गीली कर रखी हो। 3 दिन बाद ही तो इसकी रुखसती थी।
संतरी की बात सुन के मेरा दिल डूब सा गया। काश ये जुर्म मुझसे सरजद ना हुआ हो। बाहर धूप निकल आई थी। संतरी बर्तन उठाकर जा चुका था। मेरे चेहरे पर भी सलाखों से छनकर आती धूप ने सलाखें सी बना दी थी। चेहरे की ही क्या बात थी, इस वक्त तो खुद मेरे सारे वजूद में जाने ऐसी कितनी सलाखें गड़ी हुई थीं। कुछ देर में बाहर कुछ हलचल हुई। शायद कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें भी उभरीं और कुछ लोगों की बातों की आवाज़ें आने लगीं। सुबह सवेरे जिस संतरी ने मुझे चाय लाकर दी थी वो तेज़ तेज़ चलता हुआ मेरी तरफ आया। चलो हाफिज़ जी, तुम्हारी मुलाकात आई है। मैंने चौंक कर उसे देखा। अगर बस्ती से सुल्तान बाबा या कोई और मिलने आया होता तो उसे सीधा हवालात की तरफ लाया जाता। मैंने संतरी से पूछा, मुझसे मिलने कौन आया है? संतरी ने हवालात का ताला खोला। रेहान साहब आए हैं। मेरे जहन में एक छनाका हुआ। रेहान, उस लड़की का मंगेतर? मैं आहिस्ता कदमों से चलता हुआ थानेदार के कमरे में दाखिल हो गया। कोई शख्स नफीस सा सूट पहने मुंह मोड़े कमरे में खड़ा था। मेरे कदमों की आहट के बावजूद उसने पलट कर मेरी जानिब नहीं देखा। मैं हल्के से खंकारा। रेहान नामी शख्स धीरे धीरे पलटा। हम दोनों की नज़रें मिलीं और मैं अपनी जगह जैसे जम कर रह गया। कफस और जुनून। कुछ देर तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। मेरे सामने इस वक्त वो शख्स खड़ा था जिसकी मोहब्बत के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने नफीस और सजे हुए लोग कम ही देखे थे। बेहतरीन तराश खराश का सूट, टाई, कफलिंग्स, कोट और पतलून की ग्रेस नहायत सलीके से बनाई गई थी और इम्पोर्टेड चमकते हुए जूते। कभी मैं भी लंदन के हेयर एल्डोज स्टोर से हर दूसरा पैराहन खरीदा करता था। इस वक्त रेहान के सुरमई सूट की जेब पर भी वही छोटा सा मखसूस मोनोग्राम जगमगा रहा था, लेकिन उसका चेहरा उस कदर तारीक था। मुझे तो इस बात पर भी हैरत हुई जिसकी मोहब्बत की मौत को अभी 24 घंटे भी ना हुए हों, उसे इतना नफीस लिबास पहनने और शेव बनाने का ध्यान भी कैसे रह सकता था। रेहान के हाथों में हवाना का एक कीमती सिगार था जिसकी मीठी सी खुशबू कमरे में चारों तरफ फैल चुकी थी। इस तमाम तर एहतमाम के बावजूद इसकी हालत अबतर लग रही थी। क्लीन शेव चेहरा जिस पर निस्वानियत नाजुक सी चमक दिखती थी किस कदर ढलका हुआ था और आंखों के गिर्द हल्के बता रहे थे कि वो गुज़िश्ता कई रातों से सो नहीं पाया। कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। तो तुम हो अब्दुल्ला? मैं चुप रहा। मुझे बताया गया था कि तुम किसी बीमारी का शिकार हो। मुझे भी यही बताया गया है, लेकिन अगर आप यकीन कर सकते हैं तो कम से कम इस बात पर यकीन रखें कि मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे आपकी मंगेतर की मौत पर अज़ हद दुख हुआ है। रेहान कुछ खोया खोया सा नज़र आ रहा था, जैसे सदमे से उसके हवास अभी तक शल थे। वो इसी तरह बोला जैसे कोई अपने आप से बातें करता है। जिसे जाना था वो तो तन्हा छोड़कर चली गई। अब ये किसके जुनून का शाखसाना है? इस बहस से क्या हासिल? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। इतने में बाहर किसी सरकारी जीप के हूटर की आवाज़ गूंजी और चंद लम्हों बाद एसपी रहमान साहब सर से पुलिस वाली टोपी उतारते हुए जल्दी में अंदर दाखिल हुए। माफ़ी चाहता हूँ रेहान साहब, रास्ते में गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, कुछ देर रुकना पड़ा। रेहान का लहजा बदस्तूर धीमा था। इट्स ओके, आपने पैगाम भेजा था मेरे लिए। ओह हाँ, आपको जहमत देने के लिए माजरत। मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकारी फ़राइज़ की अदायगी कभी कभी हमें पत्थर बनने पर मजबूर कर देती है। दरअसल आपको जाए वक़्फ़ पर मिली कुछ चीज़ें दिखाना थीं। उनकी शनाख्त और पुलिस को मतलूब कुछ सुराग के लिए आपको मेरे साथ जाए वारदात तक चलना होगा। रेहान अब थानेदार के कमरे में बड़ी सी कुर्सी से उठ चुका था, जिसकी अधूरी झलक में यहाँ हवालात की सलाखों से देख सकता था। थानेदार के कमरे का दरवाज़ा लकड़ी की चौखट से इधर हुआ था और चौखटे पर पड़ी चेक भी जगह जगह से उधड़ी हुई थी। इन्हीं खानों में से एक मुस्ततिल खाना
मुझे इस वक्त सामने बैठे सिगार पीते रेहान के चेहरे की नामुकम्मल कहानी दिखाई दे रहा था। पता नहीं वो हमेशा यूं ही खोया खोया रहता था या फिर इस हादसे ने उसकी ये हालत कर दी थी। एसपी की आवाज गूंजी, आपके ख्याल में लैला इतनी रात गए इस वीराने में अकेले क्यों गई होगी? वो हमारा पसंदीदा तफरीही मकाम था। मैं और लैला अक्सर वहाँ आते थे। लैला को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और शहर की आबादी और हुजूम में ये उसके लिए मुमकिन नहीं था, लिहाजा हम अक्सर छुट्टी मनाने वहाँ चले जाते थे। कंपनी ने लैला को एक गाड़ी भी दे रखी थी। हो सकता है दिल घबराया हो तो अकेली ही इस जानिब निकल गई हो। पहले भी जब कभी मैं मुखालिफ सिमतों से यहाँ पहुँचता होता था तो मैं लैला को कह देता था और वो बआसानी वहाँ तक आ जाती थी। अलबत्ता उसका तन्हा आने का ये पहला वाक़या था। रहमान साहब ने हंकारा भरा, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वारदात के मकाम से हमें बैक वक्त 2 गाड़ियों के टायरों के निशानात मिले हैं। पहली गाड़ी तो वही लेक्सस जो लैला के इस्तेमाल में थी और जाए वारदात पर ही खड़ी थी, लेकिन वहाँ एक दूसरी गाड़ी भी आई थी जिसके वापस जाने के निशानात भी पक्की सड़क तक मिले हैं। ये कोई छोटी गाड़ी, कार या जीप भी हो सकती है। रेहान के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ लैला की तो कोई दोस्त या जानने वाले के पास कोई छोटी गाड़ी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो छोटी गाड़ी भी शाम वहाँ आई हो, लेकिन लैला की गाड़ी आने से पहले ही चली गई हो। वो एक तफरीही मकाम भी है और शहर के लोग हवाखोरी के लिए वहाँ आते रहते हैं। कई बार जब मैं और लैला वहाँ आते थे तो हमसे पहले भी कोई ख़ानदान, कोई जोड़ा या मनचले नौजवान वहाँ पिकनिक मनाते हुए मिलते थे। ऐसी सूरत में हम आगे बढ़ जाते थे। रहमान साहब ने भी अपना सिगरेट सुलगाया। हाँ, हम इस जाविये से भी देख रहे हैं कि शायद वो गाड़ी लैला की गाड़ी से पहले वहाँ से चली गई हो। मेरा अमला बस्ती वालों के बयानात ले रहा है, लेकिन एक तो वो पॉइंट बस्ती से कुछ फासले पर है और फिर ऐसी जगह है कि वहाँ अमूमन लोगों की नज़र नहीं जाती। बस्ती के लोग सर शाम ही खुद को घरों में बंद कर लेने और इशा के फ़ौरन बाद सो जाने के भी आदी हैं, जबकि लैला की मौत का वक्त रात 12 बजे के बाद का है। बहरहाल फ़िलहाल तो तमाम इशारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो पहले ही हमारी हिरासत में है। मेरा ख़याल है हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। रहमान साहब और रेहान कमरे से बाहर निकले। रेहान की नज़र मुझसे मिली। मुझे इस जवानी रोना और ज़ब्त पर इसी लम्हे बेहद रश्क आया। जाने उसके अंदर इस वक्त कितने तूफ़ान मचल रहे होंगे, लेकिन चेहरे पर समंदर जैसा सकूत तारी था। उन दोनों के जाने के बाद मैं पलटा ही था। एकदम एक और सिपाही एक मलंग नुमा मजजूब शख्स को पकड़कर खींचते हुए लाए और उसे भी हवालात में धकेल दिया। मलंग गुस्से में ऑल फॉल बकता रहा और सिपाही अपनी बोली बोलते रहे। पता चला कि मलंग इससे पहले भी लोगों को पत्थर मारकर ज़ख्मी कर चुका था, लेकिन उसे झाड़ झपट के बाद छोड़ दिया जाता था। पर इसने तो आज हद ही कर दी, मार मार कर सारे इलाके के घरों के शीशे तोड़ डाले। थानेदार एसपी साहब के साथ जाए वकूफ़ की तरफ निकल चुका था, लिहाजा तय पाया कि उसकी वापसी तक मलंग को हवालात में ही कैद रखा जाएगा। मजजूब झुकता वहीं सलाखों के पास चौकड़ी मारकर बैठ गया। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा था। मलंग को एक झटका सा लगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं गड़बड़ा सा गया। मैं कैदी हूँ। मलंग ने ज़ोरदार कहका लगाया। कैदी? तू तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का कैदी है। कैद तो खुद तूने अपनी किस्मत में लिखवाई है। मैं हैरत से इसे देखता रहा। चंद लम्हे पुलिस वालों को गालियां देने वाला मजजूब इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इतने में चाय वाला संतरी सलाखों से गुजरकर हंस कर बोला, इसकी बातों में ना आना अब्दुल्ला, ये तो वही है सदा का मजनू, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। कितनी अजीब बात थी। इस वक्त हवालात में 2 ही कैदी बंद थे और उनमें एक मजनू था तो दूसरा दीवाना। दफतन मलंग अपनी जगह से उछलकर बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गया और बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, ये तो मुझे किसी खूनी की आंखें लगती हैं। सच बता, किसका खून करके आया है यहाँ? मैं ज़ोर से चौंका।
گویا اس ملنگ کو بھی میرے پھنسانے کی خبر ہو چکی تھی۔ اچانک ملنگ نے زوردار میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سچ بتا، کیوں مارا اسے؟ تو اور کتنے خون کرے گا؟ میں چپ رہا۔ ملنگ بالکل ہی جنون میں آ گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے یوں در بدر بھٹکنے سے تو اسے پالے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تیرا مقدس صدا کی یہ تلاش ہے، تو یوں ہی سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، لیکن جب تک اپنے من میں نہیں جھانکے گا تب تک تیرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کبھی یہ سلاخیں تیرا مقدر بنیں گی اور کبھی جنون، کبھی کتے تجھ پر لپکیں گے اور کبھی تجھے بھنبوڑیں گے۔ ترس آتا ہے مجھے تجھ پر۔ عورت کا عشق تو نہ نبھا پایا، اس کے عشق میں گرد بھی گیا، صرف نام ہی عبداللہ رکھ لیا ہے، عمل کوڑی بھر کا بھی نہیں۔ مجذوب نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہا تھا۔ میرے اندر بیک وقت نہ جانے کتنی آندھیاں، کتنے چھکڑ چل رہے تھے۔ وہ ملنگ ضرور میرے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ مجھے گمسم سا بیٹھا دیکھ کر وہ زور سے چلایا، تو ایسے نہیں مانے گا؟ نہ مان، کھاتا رہے یوں ہی ٹھوکریں، ایک روز یوں ہی سولی چڑھ جائے گا، نہ ہی عورت تیرے ہاتھ آئے گی اور نہ خدا۔ ملنگ اٹھ کر دوبارہ دور سلاخوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹ جیسے سی لیے۔ میری حالت پھر سے بگڑنے لگی۔ وہی چنگاری میرے دماغ سے نکلی اور میرے سارے جسم کو جھلسا گئی۔ سامنے بیٹھا مجذوب ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر کے مجھ پر لپکا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں نے اس حملے کو روکنے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ مجھے ہوش آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ میں کسی اسپتال کی چار دیواری میں تھا اور آس پاس بہت سے ڈاکٹر مختلف آلات لیے میرا معائنہ کر رہے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ سب ہی نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں بخار تو نہیں رہتا؟ ہر وقت تھکن تو محسوس نہیں ہوتی؟ سر میں دھماکے تو نہیں ہوتے؟ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے؟ کھانا ٹھیک سے نگلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پاؤں شل تو نہیں ہو جاتے اچانک؟ میں نے بمشکل اپنی کیفیت بیان کی کہ میں اس دورے کے دوران اپنے حواس میں ہی کب ہوتا ہوں جو اتنا کچھ یاد رکھ سکوں۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر نے نوجوان ڈاکٹروں کو ڈانٹا اور کمرے کی روشنیاں مدھم کرنے کو کہا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مجھ سے بات کرنے لگا، لیکن اس کی باتوں کا دائرہ بھی اچانک دکھائی دینے والے ہیولے، بے یقینی، پرتشدد رویے اور فالج کی کیفیات کے گرد ہی گھومتا رہا۔ اتنے میں باہر سے کسی نے آ کر بتایا، ایس پی رحمان پوچھ رہے ہیں کہ کیا قیدی کو آج جیل وارڈ میں ہی رات گزارنی ہوگی یا ہم اسے واپس جیل لے جا سکتے ہیں؟ سینئر ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک لمبی راہداری سے ہو کر ان کمروں تک پہنچ گئے جہاں پہلے سے رحمان صاحب تھانے دار سمیت ہمارے منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میں کھڑا ہی رہا۔ قید کے بھی اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں اور شاید بات صرف قید یا قیدی ہونے کی تھی ہی نہیں، یہ قواعد و ضوابط تو ہیں ہی جو ہمیں ہر جگہ قیدی بنائے رکھتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ ہم بظاہر آزاد ہوتے ہیں لیکن تمام عمر اندیکھی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ رحمان صاحب نے ڈاکٹر سے میری بیماری کی نوعیت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب انگریزی میں بولے، بہت ہی عجیب سی بات ہے، لیکن سائنس اور ایلوپیتھی کی دنیا میں ہر دن ایک نئی کھوج کا دن ہوتا ہے۔ ہم سینکڑوں پرانی بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں تو ہر پل کوئی نئی بیماری ایک نیا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اور بیماری بھی کیا، یہ تو دراصل ہمارے خون میں مختلف مرکبات اور مادوں کے بگڑنے کا ایک نام ہے۔ ساری زندگی، یہ دنیا اور یہ ساری کائنات ایک ترتیب ہی کا تو مظہر ہے۔ انسانی جسم کے اندر ہمہ وقت ایک بے حد پیچیدہ نظام ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے، جس میں اس نظام کے تحت مادوں کی مدت، اوقات اور بناوٹ خود بھی ایک خاص ترتیب اور نظام کے تحت ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کی کمی یا بیشی یا ملاوٹ ایسی ہی کسی حالت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں بیماری کہتے ہیں۔ اس نوجوان کے خون میں بہنے والے مادوں میں بھی حیران کن طور پر چند ایسے زہریلے مرکب شامل ملے ہیں جو عام طور پر کسی درندے کے خون میں ملتے ہیں۔ اسے کتے کے کاٹے کی مکمل ویکسین بھی ماضی قریب میں دی جا چکی ہے، اینٹی ٹیٹنس ٹیکے بھی لگ چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے یہ کیسا زہر ہے جو اب تک باقی ہے۔
میرے لیے یہ میڈیکل ہسٹری میں ایک نئی دریافت ہے۔ اسے ریبز بھی نہیں، پھر بھی یہ بار بار کے دورے خطرناک علامت ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر جلد ہم اس بیماری کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے تو اس نوجوان کا اعصابی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا، جس کا نتیجہ فالج یا پھر مکمل دیوانگی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ملنگ کی دھمکی گونجی کہ نہ مجھے خدا ملے گا نہ وصال صنم۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ بیٹھا، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر سمیت رحمان صاحب بھی اچھل پڑے۔ سینئر ڈاکٹر نے یہ ساری گفتگو انگریزی میں شاید اسی لیے کی تھی کہ وہ مریض کے سامنے بیماری کی نوعیت بتا کر اسے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا سوال سن کر ان تینوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں ساری گفتگو سمجھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر نے پھر انگریزی میں پوچھا، تم انگریزی جانتے ہو؟ میں نے اردو میں جواب دیا، جی، کچھ شد بدھ ہے اس زبان سے میری۔ آپ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیں۔ مکمل پاگل پن میں اور کتنا عرصہ باقی ہے میرے پاس؟ رحمان صاحب غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، دیکھو نوجوان، ڈاکٹر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تم جوان ہو، صحت مند ہو، تمہارے معائنے کے دوران آج یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ تم بے پناہ قوت ارادی کے مالک بھی ہو۔ مجھے یقین ہے میں اور تم مل کر اس بیماری کو بھی ہرا دیں گے۔ بس اپنا یقین مت کھونے دینا۔ آدھی جنگ یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، ایک اچھے طبیب کی طرح۔ سینئر ڈاکٹر میرا سوال ٹال گئے۔ انہوں نے ایس پی صاحب کو اجازت دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اب مجھے لگاتار معائنے کے لیے شہر کے اس بڑے اسپتال میں آنا ہوگا۔ ہم اسپتال سے باہر نکلے تو جیپ کے قریب کھڑے دو سپاہی جلدی سے ہتھکڑی لے کر میری طرف لپکے، لیکن رحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، عبداللہ کو میں اپنی گاڑی میں تھانے لے جا رہا ہوں۔ تم لوگ تھانے دار صاحب کے ساتھ ہماری گاڑی کے پیچھے رہو۔ حوالدار نے کھٹ سے سلوٹ کر کے سر ہلایا، بہتر جناب، اور رحمان صاحب مجھے لیے اپنی سرکاری جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ اسپتال سے باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ساحلی شہر بھی میرے شہر کی طرح جدید تھا۔ شاید ساحل پر بسنے والے شہریوں میں بہت سی مماثلتیں ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم جگمگاتی آبادی چھوڑ کر مضافات سے نکل آئے۔ ہماری داہنی جانب کچھ فاصلے پر سمندر ٹھاٹھے مارتا سڑک کے کنارے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ شاید یہی ساحلی سڑک سیدھی تحصیل ماہی کے تھانے تک جاتی تھی۔ مجھے یاد آیا مرتضیٰ صاحب نے شہر سے بستی کا فاصلہ تقریباً 30 کلومیٹر بتایا تھا۔ رحمان صاحب خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ڈرائیور اور گارڈ جیپ کے پچھلے کھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر گمسم بیٹھا، اندھیرے میں سمندر کی سفید لہروں کو کناروں سے ٹکرا کر فنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک لہر کا انجام فنا ہی تو ہے۔ میری کہانی بھی خاتمے کے قریب ہی تھی شاید۔ رحمان صاحب نے سگریٹ انگلیوں میں دبایا۔ ڈرائیور نے جلدی سے لائٹر دکھا کر ان کا سگریٹ سلگایا اور دوبارہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھے بنا بولے،